अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के किसान चौपाल में, जो हम हरियाणा के सिरसा में लगा रहे हैं। ये कार्यक्रम हम हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से, कृषि विज्ञान केंद्र सिरसा के सहयोग से, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के सहयोग से और सीएट लिमिटेड के सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको कपास प्रबंधन, ट्रैक्टर, टायर, रखरखाव और मिलेट्स की खेती से रिलेटेड जो है वो जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी यहाँ पे जितने भी आप लोग आए हैं किसान भाई, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में आप कुछ अहम जानकारी लेकर जाएंगे जो आपके लिए उपयोगी होगा। तो मैं इसी के साथ स्वागत करना चाहूँगी हमारे आज के एक्सपर्ट्स का, जो है डॉक्टर सतवीर जी, SDAO डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सिरसा हरियाणा से। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो हमारे साथ नेक्स्ट जो है वो डॉक्टर सुनील कुमार बेनीवाल सर है, एग्रोनॉमिस्ट KVK सिरसा से। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है डॉक्टर रामपाल जी, TA, SDAO डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सिरसा हरियाणा से। हमारे साथ है सुबोध कुमार गुप्ता सर, DGM मार्केटिंग धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है स्वप्नील जैन जी, मैनेजर सेल्स एंड सर्विसेज सीएट स्पेशलिटी सीएट लिमिटेड से। हमारे साथ है डॉक्टर महावीर सियाग जी, वेटनरी एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट सिरसा। हमारे साथ है यदविंदर सिंह जी, DGM पंजाब। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में धानुका एग्रीटेक से। और हमारे साथ है गुरप्रीत सिंह जी, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर धानुका एग्रीटेक से। डॉक्टर सुभाष जी है, SMS PP सिरसा से। डॉक्टर ब्रिज मोहन जी है, BTM सिरसा से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है रामचंद्र जी, BTM। हमारे साथ है पवन कुमार जी, ATM। तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी सुबोध गुप्ता सर का, DGM मार्केटिंग धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर आप आइए और बताइए कि इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम जो कैंपेन है धानुका का, वो क्या है और धानुका ने क्या क्या नया इनोवेशन किया है कपास के किसानों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो जो है और जो आज मैं आपसे बात करूंगा, ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए समर्पित हैं। तो मैं आगे चलता हूं, आपको मैं एक ऐसे उत्पाद के बारे में बताऊंगा। आप सभी लोग माइकोराइज़ा के बारे में जानते होंगे और मार्केट में बहुत प्रकार के माइकोराइज़ा आते हैं, जैसे कि एक होता है वैम होता है और एक होता है AMF होता है, अर्बेस्कुलर माइकोराइजल फंजाई। तो उससे पहले हम देखें कि हमारा, अगर हरियाणा की बात करें तो हमारे हरियाणा में कपास जो है हम 7वें नंबर पे हैं। और प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें कि प्रति एकड़ हम कितना उत्पादन करते हैं या प्रति हेक्टेयर हम कितना उत्पादन करते हैं, तो वो देखें तो एवरेज इंडिया का जो उत्पादन है वो 420 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का है और ये पिछले 10 सालों में घटता चला आ रहा है। तो इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं? उसको बढ़ाने के लिए हमारे को तकनीक में जो है वो बदलाव लाना पड़ेगा और वो बदलाव हम सही उत्पाद का सही समय पर प्रयोग करके ले करके आ सकते। तो अगर हम सीज़न की बात करें तो मई, जून और जुलाई जो है ये हमारा पूरे भारत में जनरली जो सोइंग सीज़न होता है वो ये रहता है और उसके बाद में फिर मिड सीज़न हमारा अगस्त में आता है। तो आप सभी के यहाँ पे मेरे ख्याल से इस समय फसल 30 दिन से ऊपर तो हो चुकी होगी, लगभग 30 दिन के आसपास की फसल जो है वो यहाँ पे हो चुकी होगी। आज मैं आपको 3 उत्पाद के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं मिट्टी के लिए, हम अपनी मिट्टी में कैसे सुधार कर सकते हैं उसके लिए एक उत्पाद है, उसके बारे में बात करूँगा। और एक इफिकेसी इन्हेंसर, मतलब भारत में एक ऐसा इफिकेसी इन्हेंसर है जो ऑर्गेनिक है, संतरे के जो स्मेल है वो आती है उसमें, संतरे के छिलके से वो बना है, वो हमारी दवाइयों की कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। और एक ऐसे उत्पाद के बारे में बताऊंगा जिसका अभी ट्रायल चल रहा है अक्रॉस इंडिया और कपास में उसका CIB लेबल क्लेम अगले साल आने की संभावनाएं हैं। वो एक ऐसा उत्पाद है जो हर प्रकार के रस चूसक कीटों को एक साथ नियंत्रण करता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। माइकोर का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप जरूर देखिए और सुनिए। ये मिट्टी, यही हमारी असली विरासत है। इसकी जिम्मेदारी पुरखों से होते होते आज मेरे हाथों में है और एक दिन ये छोटे नन्हे हाथ इसकी देखभाल करेंगे, पर तब तक उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है।
कर दिया ऐलान है, फसलों की शान है, खेतों में मुस्कान है, माइकोर उन्नति की उड़ान है। जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। ये जड़ों को ताकत दिलाता है, उनकी क्षमता को बढ़ाता है, हर पोषण को पहुंचाता है, मजबूत फसल दे जाता है। झूमते खेत और खलियान है, हर किसान का अरमान है, खुशियां चूमे आसमां, ये अनमोल सा वरदान है। अब खेतों में मुस्कान है, माइकोर उन्नति की उड़ान है। जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। तो यहाँ पे हमने वीडियो में देखा कि जब जड़ों में होगी जान तो बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। तो वो कैसा होगा, कैसा दिखेगा, मैं आपको जो हमारे अक्रॉस इंडिया अलग अलग ट्रायल्स हुए हैं, जैसे यहाँ पे कपास अभी 30 दिन का है, तो जहाँ पे साउथ में अगर अर्ली हुआ है, गुजरात में अगर अभी चल रहा है, तो वहाँ के रिजल्ट्स भी मैं आपको यहाँ पे साझा करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ माइकोर जो है ये एक बायो फर्टिलाइज़र है और ये AMF टेक्नोलॉजी से निर्मित है, अर्बेस्कुलर माइकोराइजल फंजाई। इसके अंदर जो एंडोमाइकोराइजा है वो ज़्यादा क्षमता में है, 90% से ऊपर है। जनरली मार्केट में जितने भी माइकोराइजा आते हैं वो एक्टोमाइकोराइजा होते हैं। तो जो एंडोमाइकोराइजा होते हैं उनमें कृत्रिम जड़ें जो हैं वो फैलने का क्षमता जो है वो ज़्यादा होता है, जिससे हमारे जो इमोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कैल्शियम, बोरॉन, आयरन जो है, जिंक है, तो ये न्यूट्रिएंट हैं कि ये अपने आप चल करके पौधे में नहीं आएंगे। अगर जड़ें जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचेंगी तब तक उसको वो खींच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जड़ों को विकसित होना, कृत्रिम जड़ों का आना बहुत ज़रूरी है ताकि वो जो न्यूट्रिएंट है उसको खींच सके। तो आगे मैं आपको और चीज़ इसमें दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये एक अर्ली स्टेज में डाला हुआ माइकोर का रिजल्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे माइकोर द्वारा उपचारित है वहाँ पे जड़ें कितनी ज़्यादा स्वस्थ और पौधा भी जो है वो स्वस्थ जो है वो नज़र आ रहा है। सिमिलरली उसके 15-20 दिन बाद में दोबारा जब किसान खाद दे रहा है, खाद देने के साथ में माइकोर का 4 किलो प्रयोग करने से आप अंतर देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर हमारे को देखने को मिलता है। माइकोर का प्रयोग प्रति एकड़ जो है वो 4 किलो हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और जब आप खाद दे रहे हैं तो खाद के साथ में आप इसका प्रयोग जो है मिक्स करके इसको छिड़काव इसका कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले ही गुजरात की टीम ने जो बॉल है इसके अंदर इन्होंने करके दुकान पर डिस्प्ले करने के लिए लगाया है। आप देख सकते हैं कि साफ साफ दिख रहा है जहाँ पे माइकोर है वहाँ का पौधा कितना स्वस्थ है और जड़ें जो हैं वो कितनी ज़्यादा स्वस्थ हैं। किसान भाइयों, अगर जड़ों का विकास अच्छा होगा, अगर जड़ें हमारी विकसित होंगी, बड़ी होंगी, तो वो न्यूट्रिशन जो है हमारे पौधे को ज़्यादा मिल सकेगा और हमारा पौधा जो है वो स्वस्थ होगा। और स्वस्थ होगा तो हमारे को बीमारियां आना भी उसमें या कीट का आना भी स्वस्थ पौधा जो है वो झेल सकेगा। आप देख सकते हैं मैं जो कृत्रिम जड़ों की बात कर रहा हूँ, एक मिर्ची की फसल का एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ जो अभी हमने कैप्चर किया था कि आप देख सकते हैं जड़ें जो हैं वो कितनी ज़्यादा जो है वो विकसित जो है दिख रही हैं। तो वाइट रूट्स अगर हमारी और ज़्यादा अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होने की पूरी संभावना है। तो ये माइकोर से संबंधित बात थी। अगर आप चाहें तो उसमें खाद अपनी जो है वो कम करके 4 किलो माइकोर का आप प्रयोग करें, क्योंकि हम अगर खाद का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो एक बोरा कम कर लें और माइकोर का प्रयोग करें, आप देखेंगे कि आपको अंतर साफ साफ नज़र आएगा। तो कुछ एरिया छोड़ दीजिए जहाँ पे आप माइकोर
द्वारा उपचारित और माइकोर द्वारा नहीं उपचारित का अंतर आपको साफ साफ आप देख सकेंगे। वैक्सीट के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कि जब बारिश होती है तो जो पानी पड़ता है पत्तों के ऊपर वो फंगस भी लाने का काम करेगा, और हमारे को अगर हमारा पौधा जो है उस पे जो पानी है वो अगर ड्राई हो जाता है तो स्पोर्स का आना जो है वो चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे पानी टिक गया वहाँ पे चांसेस फफूंद की ज़्यादा होगी। 40% 50% के आसपास ये देखा जा रहा है कि अल्टरनेरिया का भी प्रॉब्लम आ रहा है, सर्कोस्पोरा का, बॉल रॉट का प्रॉब्लम आ रहा है, बैक्टीरियल कॉम्प्लेक्स जो है वो भी देखने को हमारे को कपास में हर जगह पे पूरे भारत में मिल रहा है देखने को। तो किसान भाइयों, अगर आप वैक्सीट का प्रयोग अगर आप करते हैं 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, तो उससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपकी दवाई की कार्य करने की क्षमता को ये बढ़ा देता है। इसके अंदर ट्रांस फ्लोएम इफेक्ट है, इसके अंदर ड्राइंग अप इफेक्ट है कि पत्तों को वो ड्राई कर देगा, और दोबारा बारिश आ जाती है उसके बाद दोबारा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी उसको वो ड्राई कर देगा। तो इसका जो रेसिडुअल इफेक्ट रहेगा वो लंबे अवधि तक रहेगा। हम जब स्प्रे करते हैं तो हमारे पत्तों पर और रेसिडुअल इफेक्ट जो है दवाई का रह जाता है, तो बारिश आने पे फिर से उसको दवाई को ये एक्टिवेट कर देगा और दवाई पूरे पौधे में दोबारा से जा सकती है। तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो क्रॉस पॉलिनेशन वाली फसलें हैं जिसमें बीज का आना होता है, तो बीज स्मेल की वजह से नहीं आती हैं या मर जाती हैं, तो ये इसकी स्मेल बीज को भी अट्रैक्ट करती है। तो ये भारत का नहीं विश्व का नंबर 1 इफिकेसी इन्हांसर है। तो मैं चाहूँगा कि आप, हमारा धानुका का स्टॉल नीचे लगा हुआ है, माइकोर के बारे में आपके कोई भी प्रश्न हो या आप जानना चाहते हैं या वैक्सीट के बारे में, हमारी टीम आपके साथ जो है आपको पूरा सहयोग करेगी। तो आपको सभी को हमारी तरफ से भी फ़ोन आएगा कि आपने ये इवेंट जो अटेंड किया इसमें आपको क्या बताया गया, तो आपके साथ में हम जुड़ने के लिए, ताकि आपकी और अधिक आमदनी हो सके, उसके लिए हम आपके साथ में हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको गौर से सुनना है। सर 2 सवाल पूछेंगे, आपको हाथ खड़ा करना है, आपके पास माइक आएगा, जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। तो सर 2 सवाल। मैंने एक उत्पाद के बारे में बताया है जो 4 किलो जिसकी डोज है, और उसका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जब जड़ों में होगी जान तो बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। उस उत्पाद का नाम क्या है? सर माइक लीजिए, अपना नाम, कहाँ से हैं आप और जवाब। घनश्याम है जी नाम, गाँव मानस मैनेजमेंट माइको। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जेडीए सर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर आरपी सियाग सर, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर कॉटन, हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सर बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और हमारे साथ एक और सर हैं, योगेंद्र जी हैं, सेल्स मैनेजर धानुका एग्रीटेक से। आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो मैं हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जेडीए सर कॉटन से। सर आप आइए और हमारे किसानों को बताइए कि कॉटन से रिलेटेड कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी जो है वो इन किसानों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए किसान भाइयों, मेरे विभाग के अधिकारीगण व ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से जो यहाँ टीम आई हुई है, मैं सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि कपास की फसल की बात, उसके बारे में खेती कैसे की जानी है वो आप हमेशा से करते आए हो, और वैज्ञानिकों द्वारा आपको और भी तरह तरह की जानकारी दी जा रही होगी और दी जाएगी आगे भी। मैं आपको कृषि विभाग के द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है उसके बारे में बताना चाहूँगा। हरियाणा कृषि विभाग द्वारा 2 तरह की स्कीम कपास को बढ़ावा देने के लिए इस समय हरियाणा में लागू है। एक स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से है, दूसरी स्कीम भारत सरकार की। भारत सरकार की जो स्कीम है उसमें कपास को बढ़ाने के लिए
देसी कपास या जो इंटरक्रॉपिंग कपास के अंतर्गत मूंग या मोठ या तिल एक उसका, और तीसरा एक हाई डेंसिटी प्लांटिंग, 3 तरह के डेमोस्ट्रेशन उसमें इस साल प्रावधान रखा गया है। आप लोगों ने पिछले 2-3 दिन में देखा होगा, अखबार में भी उसकी ऐड आई थी। यह स्कीम जो भारत सरकार की है, हरियाणा के 8 जिलों में लागू है, जिसमें सिरसा भी है। उस ऐड में साफ साफ लिखा है कि जिस किसान ने इन कंपोनेंट के लिए फ़ायदा लेना है वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उस साइट पे जाके ज़रूर करवा लें, ताकि उसके बाद उसका भौतिक सत्यापन के उपरांत किसान के खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसमें एक कंपोनेंट आगे, जैसे अभी स्प्रे की बात हो रही थी, जब कीड़े बीमारियां आगे बढ़ेगी तो उसमें स्प्रे के लिए भी एक कंपोनेंट रखा है, उसमें भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उस स्कीम में ये 4 कंपोनेंट हैं। जो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है, उसके अंतर्गत देसी कपास को बढ़ाने के लिए पिछले साल हमने एक स्कीम शुरू की थी। जो किसान देसी कपास उगाएगा उसको 3,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। पिछले साल हमने 5.15 करोड़ रुपए किसान के खातों में लगभग 17,162 एकड़ जो वेरीफाई हुआ था उसके ट्रांसफ़र किए हैं। इसके लिए आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसमें जब कॉटन आप भरेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आपने देसी कपास लगाई है या नहीं लगाई है। आपने वहाँ जाके उसको यस करेंगे, जिस एकड़ के लिए यस करेंगे उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद जब विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा उसको वेरीफाई करवाया जाएगा, जिसकी देसी कपास की फसल मौजूद होगी उसको 3,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितने एकड़ देसी कपास होगी उस फार्मर की उसको 3,000 के हिसाब से पैसा डाल दिया जाएगा। इस साल एक कंपोनेंट हमने आईपीएम और आईएनएम को बढ़ावा देने के लिए रखा है। उसके लिए भी आपको अभी वो पोर्टल पे शुरू होने वाला है, 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। उसमें भी आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जाके रजिस्टर करना है। जैसे आप कपास रजिस्ट्रेशन करोगे उसमें आपको लिंक दिखेगा, उस पे जाके आपने अपना आप को रजिस्टर करना है। एक काम तो आपने पहला ये करना है। दूसरा, उसको आप समझ लें कि उसके लिए पात्र कौन होगा। इसमें जो हरियाणा यूनिवर्सिटी की पैकेज के हिसाब से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट या आईपीएम में जो फेरोमोन ट्रैप, नीम बेस्ड दवाइयाँ, येलो स्टिकी टैप या जो दूसरे केमिकल जो उसमें अलाउड है, उसके लिए आप 50% अनुदान पे हमने प्रावधान रखा है उसका। यानी एक फार्मर को 2,000 रुपये प्रति एकड़ 50% के हिसाब से अनुदान पे दिया जाएगा। करना उसने आपने ये है कि उन कंपोनेंट को आप अपने कृषि अधिकारियों से एक बार डिस्कस कर लें कि कौन कौन से कंपोनेंट आपने खरीदने हैं। 2,000 रुपये पर एकड़ का 50% के हिसाब से यानी 4,000 रुपये का अगर आप सामान खरीदेंगे तो आपको 2,000 रुपये मिलेगा। और इसके लिए हमने लिमिट रखी है 2 एकड़ की, यानी सीधा सीधा आप 2 एकड़ के लिए 4,000 रुपये का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। यानी 3,000 देसी कपास में, 4,000 इसमें। इसके लिए आपको जो आप इनपुट खरीदेंगे उसका आपको बिल भी अपलोड करना होगा। देसी कपास के लिए हमें कोई बिल नहीं चाहिए, इसके लिए आपको बिल अपलोड करना है। बाद में क्या होगा, आप ये कहेंगे कि जी हमने तो रजिस्ट्रेशन किया था, और अगर आपने बिल अपलोड नहीं किया तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। इसलिए ध्यान कर लें, आईपीएम आईएनएम के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें एक लिंक मिलेगा, उस पर जाके आपने अपना जो बिल होगा वो भी अपलोड करना होगा। उस बिल की जांच होगी और आपकी फसल की जांच होगी, तब आपको पैसे मिलेंगे। ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें, मेरे विभाग के अधिकारी भी फार्मर को अच्छी तरह समझा दें, ताकि बाद में ये इशू खड़ा ना हो कि जी मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। एक कंपोनेंट हमने पिछले 2-3 साल से माइक्रो इरिगेशन को बढ़ाने के लिए वाटर टैंक के साथ स्कीम में प्रावधान किया था। 2 तरह के टैंक बनवाने का प्रावधान हमने रखा है। उसके लिए भी पोर्टल हम
लगभग 3-4 महीने के बाद शुरू करेंगे। जिस किसान ने अगले साल में वाटर टैंक बनवाना हो वो उस पर अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें। उसमें 2 तरह के टैंक हैं, 3.5 लाख वाटर कैपेसिटी का और 7 लाख वाटर कैपेसिटी का। जो 3.5 लाख वाटर कैपेसिटी का टैंक है उस पर 2.25 लाख रुपए सब्सिडी है, और जो 7 लाख लीटर वाटर कैपेसिटी का टैंक बनेगा उस पर 3.25 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा आप ड्रिप या स्प्रिंकलर या मिनी स्प्रिंकलर लगाते हैं तो उस पर आपको 85% अनुदान दिया जाएगा। ये अब साइट जब खुलेगी आप अपना उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर कर लें और फिर विभाग को जो डॉक्यूमेंट जमा करवा के आप अपना टैंक बनवा के सब्सिडी ले सकते हैं। एक हमने इस बार देखा था देसी कपास को बढ़ाने के लिए, जैसे पिछले साल स्कीम डाली थी, इस बार देसी कपास के बीज की बड़ी भारी समस्या रही। कारण उसका ये था कि पिछले 2 साल से जब सितंबर में बारिश आ जाती है तो देसी कपास का बीज नॉर्थ इंडिया में नहीं बन पाया। यूनिवर्सिटी का बीज भी काफ़ी ख़राब हो गया था, उन्होंने भी अपना बीज नहीं बेचा। जो बीज आया वो गुजरात जिन्होंने तैयार कराया था वही बीज इस बार हम बेच पाए। इस समस्या का समाधान के लिए हमने एक प्रावधान किया अब कि जिस किसान भाई ने देसी कपास का हाइब्रिड सीड या वैरायटी का बीज बनाना सीखना हो वो अपने अधिकारियों के माध्यम से अपना नाम यहाँ भेज दें। हम उनको HAU और CICR में ट्रेनिंग करवा के थोड़ा थोड़ा बीज भी उनको उपलब्ध करवा देंगे ताकि आगे से वो अपना बीज का प्रोग्राम या प्रोडक्शन खुद कर सके। तो जो इच्छुक किसान हो वो अपने संबंधित कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से नाम अपना DDA से होते हुए हमारे पास भिजवा दे। जुलाई में हम ट्रेनिंग करवाने की उसका प्रोग्राम रखा है। इसके अलावा बहुत सारी रूटीन की बातें हैं जो आपको दूसरे वक्ता बताएंगे। विभाग द्वारा एक काम और जो हमारी तरफ से किया जाता है इनपुट क्वालिटी मैनेजमेंट का, उसके बारे में मैं आपसे ज़रूर अनुरोध करूंगा कि जब भी आप खाद बीज या दवाई खरीदें उसका दुकानदार से पक्का बिल अवश्य लें, क्योंकि अगर बिल आप नहीं लेते और कल को किसी प्रोडक्ट की वजह से आपकी फसल को नुकसान हो जाता है तो फिर उसकी भरपाई के लिए आप कहीं दावा नहीं कर सकते। अगर आपको किसी इनपुट की वजह से कोई दिक्कत हो, मिलने में प्रॉब्लम हो, रेट की प्रॉब्लम हो या आपकी फसल ख़राब हो जाए तो आप कृषि अधिकारियों या कृषि के ऑफिस में जमा करवा के एप्लीकेशन दे के ताकि उसकी जांच करके आपको सही रास्ता बताया जा सके। एक इसके साथ साथ जैसे अभी पीछे काफ़ी समस्या चली हुई है कपास के बीमे की, इस बारे में मैं अनुरोध करना चाहूँगा। मैंने अभी 2-3 केस देखे हैं, उसमें जो आदमी KCC बनवाता है उस टाइम उसने उस एकड़ में कुछ और एरिया लिखा होगा, धान का मान लो लिखा होगा, और इस साल आपने कपास लगाई तो आपका बीमा धान का कटेगा, उधर कपास का क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपने पिछले साल कपास का वहाँ पे लिखा होगा और आपका कपास का मान लो बीमा कट गया और आपने कपास वहाँ पे उगाई नहीं है तो आपको बीमे में बड़ी दिक्कत रहेगी। इसलिए आप 31 जुलाई से पहले जिस एकड़ में जो फसल आपने बोई है उसको लिख के अपने बैंक में जमा करवा दें ताकि आपका ये बाद में धर्म संकट ना हो। बहुत बार देखने को आया कंपनियों के साथ कि फसल बोई आपने कुछ और है, गिरदावरी में कुछ और है, क्लेम आपने किसी और का मांग रहे हो, तो फिर आपको बड़ी दिक्कत रहती है। ये बहुत सारे इशू इसीलिए खड़े हुए हैं। किसी ने, क्योंकि इस बार ऑप्शनल है, किसी ने अपना बीमा नहीं करवाना तो भी आप 31 जुलाई तक लिख के दे दें ताकि आपका बीमा बैंक ना काट पाए। वरना जो आपने गिरदावरी जब KCC बनवाया था तब जो गिरदावरी दी थी बैंक उसी हिसाब से काटता रहता आपका पैसा। तो ये ज़रूर ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और कोई विभाग की तरफ से आपको कोई सुझाव हो, कोई समस्या हो तो ज़रूर बताएं, बाद में भी बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से इन ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। सर 2 सवाल पूछेंगे, हाथ खड़ा करना है। जो सबसे पहले हाथ खड़ा करेंगे उनके पास माइक आएगा। सर 2 सवाल। मैंने जो अभी बताया था कि बीमा के संबंध में आपको बैंक को कब तक लिख के देना होता है खरीफ के सीजन में? नाम, कहाँ से हैं आप और जवाब? बब्बू शर्मा, पिपली। जवाब?
31 जुलाई। ठीक है, सही है? ठीक है। सर आ जाइए स्टेज पे। तो मैं नेक्स्ट निवेदन करना चाहूंगी, जनरली जो हमारा आज का टॉपिक है ट्रैक्टर टायर रख रखाव। आप लोग ट्रैक्टर लेते हैं, मैक्सिमम किसानों का देश भर में हम ये प्रोग्राम करते हैं। जो मेन समस्या होती है कि ट्रैक्टर हम ले लेते हैं, लेकिन टायर रख रखाव कैसे करना है इसके बारे में ज़्यादा ध्यान हम देते नहीं हैं। तो हमारे साथ है मिस्टर स्वप्निल जैन जी, मैनेजर सेल्स एंड सर्विसेज सीएट स्पेशलिटी सीएट लिमिटेड से। ये आपको बताएंगे कि क्या महत्व है ट्रैक्टर टायर रख रखाव का और कैसे आप रख सकते हैं, और सीएट के पास क्या नई चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। सर प्लीज़ आ जाइए। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अपनी पीपीटी से। रखरखाव से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीएट जो कंपनी है वो किस तरीके से बेहतर कंपनी, और आप उसके लिए एक पॉजिटिव इमेज बनाएं। सीएट के पास 95 प्लस ईयर्स ऑफ का एक्सपीरियंस है, 5000 प्लस एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और जो हम लोग एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, 130 प्लस कंट्रीज़ में हमारा एक्सपोर्ट्स भी है। तो एज अ इंडियन होने के नाते, भारतीय होने के नाते ये गर्व की बात है कि एक भारतीय कंपनी 130 प्लस विदेशों में अपना टायर एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा हमारे 3 R&D सेंटर भी हैं, एक जर्मनी में, एक इंडिया में और एक इजराइल में, जो कि टायर की ज़रूरत, किसान भाइयों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ज़मीन की ज़रूरत के अकॉर्डिंग टायर पर रिसर्च करती है और उसी प्रकार एक टायर को बनाती है। प्रेस्टीजियस डीमिंग प्राइज़ मिला था। ये पहली टायर कंपनी है इंडिया की जिसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो अभी हमारे पास किस रेंज में कौन कौन से टायर आते हैं मैं आपको बता दूं। टू व्हीलर के सेगमेंट में सीएट कंपनी मार्केट लीडर है। आपने देखा ही होगा कि टू व्हीलर के टायर्स में मैक्सिमम टायर्स सीएट के ही आते हैं। हमारे कार एंड एसयूवी टायर्स में भी अच्छा मार्केट शेयर है। इसके अलावा ट्रक, बस टायर और एलसीवी में भी अच्छा शेयर है। लेकिन मैं जिस फील्ड से हूँ, जिस सेगमेंट में हूँ, वो है सीएट स्पेशलिटी फार्म एंड ओटीआर टायर्स। तो मैं फार्म की बात करूँगा, एग्रीकल्चर की और ओटीआर की। तो ये हमारे कुछ प्लांट्स हैं जो कि भारत में कहाँ पर हैं। हलोल में है, भांडुप, अंबरनाथ, नासिक, नागपुर, हैदराबाद और चेन्नई। ये हमारे 6 प्लांट्स हैं जो इंडिया में ही हैं, और यहाँ पे हमारे स्पेशली फार्म के टायर्स ही प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। फार्म टायर की रेंज की अगर मैं बात करूँ तो किस किस सेगमेंट में हमारी किस कैटेगरी में फार्म टायर्स आते हैं। तो सबसे पहले हमारा ट्रैक्टर ट्रेलर, जितनी भी फार्म की सेगमेंट है उस सब में हमारे टायर्स अवेलेबल हैं। ट्रैक्टर ट्रेलर ट्रॉली के टायर हमारे रहते हैं 916, जो कई किसान भाई लगाते हैं, 1020। इसके अलावा ट्रैक्टर रियर जो पिछला टायर है वो अवेलेबल है। ट्रैक्टर फ्रंट में सारे साइजेस अवेलेबल हैं। एनिमल ड्रिवन व्हीकल में भी जो पशु चालित वाहन है उनके साइजेस भी अवेलेबल हैं। और जो हार्वेस्टर का, जैसे अभी सीज़न आने वाला है, 18/4/30 का टायर भी हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं बात करता हूँ अभी चैलेंजेस क्या क्या आते हैं एक फार्मर को, एक किसान को चैलेंजेस क्या क्या आते हैं जब वो ट्रैक्टर का यूज़ करता है। एक सॉइल कंपैक्शन रहता है कि ट्रैक्टर के टायर जब गीली मिट्टी में चलते हैं तो वो एक ट्रैक्शन नहीं बन पाता है उनका, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कत होती है खेती करने में। और एक लैक ऑफ ट्रैक्शन रहता है, जैसे मैंने बताया जुताई में भारी खींचना रहता है तो उस वजह से दिक्कत आती है। और सबसे ज़्यादा देखिए पंचर और डैमेज की भी आती है। तो और इसके अलावा इनएडिक्वेट ट्रेड डिज़ाइन, जो गुड्डी का डिज़ाइन रहता है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। किस तरीके से चलाना है उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक और रीज़न है कि किसान भाई कई बार जो मार्केट में सस्ते टायर रहते हैं, जैसे कि क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, उस वजह से उनकी खेती में उनको दिक्कत आती है टायर की वजह से। तो जो ये वर्धन टायर अभी कंपनी ने लॉन्च किया है, ये दोनों चीज़ों में, मतलब ढुलाई और खेती दोनों में एकदम अच्छा टायर है। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो आपको बताएगा कि किस तरीके से। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मिट्टी से अच्छी उपज के लिए आपको चाहिए एक सच्चा साथी जो है सबसे मजबूत और सबसे दमदार। पेश करते हैं सीएट की नई ट्रैक्टर टायर रेंज वर्धन। अब शुरू करें खेती जल्दी और आसानी से, क्योंकि वर्धन की गहरी गुड्डी दे सबसे मजबूत पकड़, सबसे लंबी जिंदगी।
मिट्टी को फंसने ना दे और बढ़ाए आपको आगे। चलिए बेफिक्र, क्योंकि इसके अद्भुत लग डिफ्लेक्टर्स दें पंक्चर से सुरक्षा। ढलान और मोड़ पर वर्धन की स्टेप्ड साइड वॉल से मिले बेहतर स्थिरता। वर्धन का चौड़ा ट्रेड इसे दे बड़ा फुटप्रिंट, जिससे मिलती है ज्यादा भार उठाने की क्षमता। अब पाएं ज्यादा पैदावार, क्योंकि वर्धन के फ्रंट टायर में है मजबूत शोल्डर ब्लॉक्स, जो दें मिट्टी पर मजबूत पकड़। अब उठाएं ज्यादा भार। वर्धन के 4 रिब डिजाइन के साथ इसका 4 रिब डिजाइन वजन को समान रूप से बांटता है। मजबूती और लंबी उम्र देने के लिए बना आ गया है खेतों और रास्तों का सरताज, जो देगा आपको तरक्की पर पकड़। सीएट का दमदार ट्रैक्टर टायर वर्धन। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अब मैं आपको इसकी विशेषताएं बताता हूं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं इस टायर में जो अपने को अलग बनाता है बाकी टायर कंपनियों से। सो इसमें गहरी गुड्डी आती है, जो रबड़ रहती है वो बाकी सभी कंपनियों से 1-2 mm ज़्यादा ही रहती है। इसका बेहतर कर्षण आप देख सकते हैं, इसकी जो गुड्डी है उसका साइज़ इस तरीके से दिया गया है जिससे उसकी ज़मीन पर पकड़ अच्छी बनी रहती है। और ये टायर दोनों चीज़ों को, खेती और ढुलाई दोनों में यूज़फुल रह सके, उसी उम्मीद से इसको बनाया गया है। इसका माइलेज भी आपको बेहतर माइलेज मिलता है इससे। मिट्टी को ये फंसने नहीं देता। इसका जो ट्रेड के बीच में अगर आप देखें, एक उठा हुआ रबड़ है जिससे पूरी मिट्टी निकल जाती है, और टायर को ये फिसलने नहीं देता। कई बार ऐसा रहता है कि टायर एक ही जगह पर फिसल के चल रहा है। इसका वेट भी ज़्यादा है तो उस वजह से ये टायर को फिसलने नहीं देता है। इसकी चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है, अधिक भार उठाने की इसमें क्षमता है। इसका जो आकार है, आकार के बारे में बताऊं, अगर आप देखेंगे जो 14 और 28 का टायर है उसका जो साइज़ है, अगर आप कंपेयर करेंगे किसी और कंपनी के टायर से, तो वो उससे भी ऊंचा टायर है और चौड़ा टायर है। इसके अलावा इसमें एक पंचर रेसिस्टेंस फार्मूला मिलाया गया है जिससे कि ये पंचर नहीं होता है, रेयरली ही पंचर रहता है। और इसका मजबूत साइड वॉल रहती है जिससे क्रैकिंग की दिक्कत नहीं आती। जैसे साइड वॉल में कई बार क्रैकिंग आ जाती है तो वो चीज़ का आपको सामना नहीं करना पड़ता है। अब ये किस किस साइजेस में अवेलेबल है, जो वर्धन हमारी सीरीज़ है, ये अभी 616 आगे के टायर और 750-16 वर्धन अवेलेबल हैं। और ट्रैक्टर रियर के साइजेस में है 12/4/28, 13/6/28, 14/9/28 और 16/9/28। ये इस साइजेस में हमारा ये टायर अभी अवेलेबल है मार्केट में। अब मैं बात करता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गारंटी और वारंटी। देखिए, जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर विश्वास होता है वही गारंटी वारंटी दे पाती है। तो हम देते हैं वर्धन के साथ 7 साल की वारंटी प्लस 3 साल की अनकंडीशनल वारंटी। इसका मतलब 3 साल अगर आपके टायर में कुछ भी होता है, कट भी लग जाता है तो, और वो सर्विसेबल नहीं रहता है 50% घिसाई तक, तो कंपनी आपको नया टायर चेंज करके देती है। सिर्फ आपका घिसाई का पैसा लगता है जितना आपका टायर घिसा हुआ है। और 7 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी आती है कि अगर कुछ भी उसमें मैन्युफैक्चरिंग की डिफेक्ट की वजह से अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो भी कंपनी आपको बदल के टायर देती है। इसके अलावा इतना ही मेरी साइड से। बाकी मेरा स्टॉल है नीचे, वहाँ पे आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे किसान टायर डीलर हैं सिरसा में, आप उनसे बात कर सकते हैं। इतना ही, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। तो सर का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 7415695890, 7415695890। और आप सीएट का टोल फ्री नंबर भी नोट डाउन कर सकते हैं 1800221213, 18221213। तो सर आपसे 2 सवाल पूछेंगे और जिनको भी आता होगा आपको हाथ खड़ा करना है, आपके पास माइक आएगा। 4 विशेषताएं बताई थी जो वर्धन टायर में है। मेरा नाम भगत सिंह है, नाथुरी चोपड़ा ब्लॉक, हैदराबाद, चेन्नई और नासिक। सही है सर, आ जाइए स्टेज पे।
भारत में सीएट के कितने प्लांट्स हैं जो, प्लस उनके नाम भी बताने हैं कहाँ कहाँ पर हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार, गांव करंगड़ से जी। इसके तो गहरी गुड्डी है जी। नंबर 2 बेहतर आरक्षण है, खेती और ढुलाई के काम आता है, बेहतर माइलेज है जी, मिट्टी को उठाने धंसने नहीं देता जी। सर आ जाइए स्टेज पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने ये सारी जानकारी दिया। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं बुलाना चाहूँगी आप लोगों के ही बीच से डॉक्टर रामपाल जी, TASDAO डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से। ये कुछ अहम एग्रीकल्चर की जो योजनाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। आज के इस ग्रीन टीवी द्वारा आयोजित कपास प्रबंधन व ट्रैक्टर टायर रख रखाव व मिलेट्स की खेती पर विस्तृत चर्चा किसान चौपाल में आए हुए सभी बहुत ही मेरे सम्मानित किसान साथियों, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण और सभी सम्मानित साथियों का जो भी ग्रीन टीवी से है या अपने सीएट टायर वाले कंपनी से हैं, सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मेरा विषय रहेगा आपसे चर्चा के लिए विभाग की जो भी मुख्य स्कीम है उससे संबंधित आपसे चर्चा करूं। साथ ही मिलेट्स को लेकर के भी अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं उस पर चर्चा करूंगा आपसे। आज की जो मुख्य चर्चा का केंद्र है, विषय है, वो कपास को लेकर के है और कपास को बढ़ावा देने के लिए हमारे विभाग के उच्च अधिकारी डॉक्टर RP सिहाग, JDA कॉटन सिरसा, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से उस स्कीम के बारे में चर्चा की है। उस विषय को लेकर के आपसे सवाल और जवाब भी हो चुके हैं, तो मैं एक बार उस स्कीम पे जानबूझ करके चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो जानकारी आप तक पहले ही आ चुकी है। इसके अलावा विभाग की जो दूसरी स्कीम्स हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको इस बारे में अवगत कराऊंगा और उससे स्कीम से, उस योजना से हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं उस बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। कपास के अलावा अगर दूसरी खेती की हम बात करें तो धान मुख्य फसल है हमारी, और धान को लेकर के यानी कि पैडी को लेकर के, जोड़ने को लेकर के जो स्कीम है वैसे सभी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी कि इस साल जो धान की फसल पर और उसमें भी DSR को लेकर के यानी कि धान की सिद्धि बिजाई को लेकर के किसान भाई को क्या फ़ायदा मिल सकता है, वो सिर्फ कुछ शब्दों में मैं आपसे अपनी जानकारी साझा करना चाहता हूँ। जो भी किसान भाई धान की सिद्धि बिजाई करता है या करेगा, उसको प्रति एकड़ के हिसाब से 4,000 रुपये इंसेंटिव या प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। और इसके लिए किसी भी तरह की लिमिट्स नंबर ऑफ एकड़्स में, नंबर ऑफ किले में नहीं है। आप जितना चाहें उतने एकड़ में, जितना चाहें आप उतने किले में अपने DSR की बिजाई कर सकते हैं। आपको 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर जो सभी किसान भाई अच्छे से परिचित हैं, चाहें तो आप अपने मोबाइल से उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहें तो आप किसी भी CSC सेंटर पर जा कर के वो अपने उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई किसान भाई विभाग से DSR यानी कि धान की सिद्धि बिजाई के लिए किसी तरह की मशीन लेना चाहता है, तो उस मशीन पर 40,000 रुपये प्रति मशीन के हिसाब से आपको सब्सिडी यानी कि अनुदान राशि दी जाएगी। ये धान की सिद्धि बिजाई के बारे में है। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट है जो आज का, और सभी आप उससे जानते भी हैं, सभी परिचित भी हैं, PM किसान को लेकर के। PM किसान का मतलब है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि।
इसमें आपको 6,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 2,000 रुपये एक किस्त के हिसाब से आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे इस बार जो 14वीं किस्त आएगी पीएम किसान के लिए, उसको आपको EKYC, एक तरह से यूँ समझिए कि आपको अपना अकाउंट्स या डिटेल्स जो है वो अपडेट करवानी है। वो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। पीएम किसान ऐप एक गूगल प्ले जो स्टोर रहता है उससे डाउनलोड करके उस ऐप को अपने आप भी कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं, अपने दूसरे साथियों का भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी CSC सेंटर पर जा कर के आप इससे EKYC करवा लें, ताकि आपको पीएम किसान के लिए आने वाली 14वीं किस्त आपके खाते में आ जाए। ये मैं इन ब्रीफ बहुत शॉर्ट में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। डिटेल में आपको चाहिए तो मैं बाद में भी यहीं पे आपसे रूबरू हो सकता हूँ, आपको यहीं मिल जाऊँगा, या अपने विभाग के किसी भी हमारे अधिकारी से आप संपर्क करें इस बारे में पूरी डिटेल लेने के लिए। इसके अलावा मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम सभी किसान भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी तरह से पानी की बचत की जाए और एक तरह से पैडी रिप्लेसमेंट या जोना धान की फसल को छोड़ करके दूसरी फसलों पे जो कम पानी वाली हैं या कम पानी की लागत से अच्छी पैदावार दे सकती है, उन फसलों की तरफ जाएं। तो अगर आप मेरा पानी मेरी विरासत के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और अपने फसल की बिजाई करते हैं तो आपको 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इंसेंटिव या प्रोत्साहन राशि आपको मिलेगी। लगभग प्रोसेस सारा सेम है। कोई भी स्कीम किसी भी तरह की विभाग की सारी स्कीमें ऑनलाइन हैं और ये खूब अच्छे से आप जानते भी हैं और पहले भी आपने इस स्कीम का फ़ायदा लिया होगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, यहाँ पर भी आपको ये अपने आप हर सीज़न के बाद मेरी फसल मेरा ब्यौरा यानी कि जो भी आपने बिजाई की उसका ब्यौरा आपको देना होता है। ये भी आप अपने मोबाइल से चाहे या CSC सेंटर से किसी भी माध्यम से आप उसको कर सकते हैं। और इसका मुख्य फ़ायदा या मुख्य बात यह है कि जब तक आपकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा नहीं होगा तो जो भी फसलें आप मार्केट में या मंडी में बेचते हैं, जब आप बेचने जाएंगे तब आपको इस मेरी फसल मेरा ब्यौरा की ज़रूरत होगी। और अगर ये नहीं होगा तो आपको फसल बेचने में अपनी मंडी में जब जाएंगे तो वहाँ दिक्कत आने की संभावना रहेगी। इसलिए सभी किसान भाई चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह की फसल को हो, उसके लिए आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। इसी से संबंधित और आज के इस विषय से संबंधित कपास के प्रबंधन से संबंधित NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये भी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, उसके तहत भी कॉटन क्रॉप यानी कि कपास की फसल का बढ़ावा देने के लिए उसमें भी एक सेगमेंट है। सिर्फ मैं आपसे जो प्रोत्साहन राशि है या आपको जो सब्सिडी मिलनी है या आपको जो फ़ायदा मिलना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि अगर आप नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत नरमा के केस में कपास फसल को बढ़ावा देने के लिए अगर डीप प्लॉट लगाते हैं, किस चीज़ का, अरहर का, ग्राम का, उड़द का, मूंग का, ये पल्सेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये दालों की बात कर रहा हूँ। अगर इस तरह से आप करते हैं तो करीब करीब 3,600 रुपये आपको इंसेंटिव या प्रोत्साहन राशि आपको मिलेगी, या आप अपने शब्दों में कहें तो सब्सिडी भी आपको मिल जाएगी। कोई भी सर्टिफाइड सीड है उस पर भी 2,500 से 5,000 रुपये तक आपको पर क्विंटल आपको सब्सिडी दी जाती है। हाथ वाला स्प्रे उस पर भी आपको सब्सिडी है 600 रुपये करीब। पावर स्प्रे पंप 3,000 रुपये के करीब। स्प्रिंकलर सेट अगर लगाते हैं तो 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। पंप सेट लगाते हैं तो 4,000 रुपये। UGPL अंडरग्राउंड पाइपलाइन, वो जो पाइपलाइन की जो बात होती है, अगर वो आप करते हैं इन फसलों के लिए, कपास के लिए, तो 50% सब्सिडी पे है।
ये कुछ स्कीमें हैं जिनका मैंने आपसे चर्चा किया, बहुत ब्रीफ में बताया है। डिटेल में जानकारी चाहिए तो फिर आपको हमारे कृषि विभाग के अधिकारीगण आपसे इस बारे में करेंगे। मिलेट्स के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। ये मिलेट्स कुछ नहीं है, अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन अब हम सुन चुके होंगे, इसके बारे में काफ़ी कुछ चर्चा हो चुकी होगी। हम अपने तरीके से या आप उसको अपने तरीके से मोटा अनाज बोलते हैं, मोटा अनाज। मोटे अनाज को हम मिलेट्स बोल देते हैं, इतनी सी बात है। अगर मोटे अनाज की बात की जाए और मैं आपसे पूछूं कि मोटे अनाज में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो अभी तक या इससे पहले जितना भी मैंने पूछा ना, वो मोटे साइज के बात करते हैं, मोटे साइज के हिसाब से मोटा अनाज समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें हमारी जैसे बाजरा, मेज, रागी, संजी और दूसरी बहुत सी फसलें जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। या इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं कि ये वो फसलें जो कम पानी में, कम खाद में, कम देखरेख में, कम दवाइयों में, कम स्प्रे में या कम मेहनत में जो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे, वो फसलें मिलेट्स या मोटे अनाज में आती हैं, उसको मिलेट्स बोलते हैं। इसको करने का या इसको लेने का फ़ायदा क्या है? अगर मोटे अनाज को खाया जाए, खाने से फ़ायदा क्या है? आप किसी भी बीमारी का नाम अगर लेंगे, मोटे तौर पे जो जनरली सुनते हैं हम, जैसे अस्थमा, डायबिटीज़, ज्वाइंट पेन, इवन कि कैंसर, ब्लड शुगर यानी कि शुगर, डायबिटीज़ और बहुत सी बीमारियां जिनका आप नाम ले सकते हैं, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ये अगर बीमारियां हैं, मोटा अनाज अगर आप खा लेते हैं तो आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी पहले से है और खाना आज शुरू किया है और फिर कहें कि आपने तो उस दिन बोला था कि ये तो मोटा अनाज खाने से बीमारी दूर हो जाएगी, तो नहीं हुई। ऐसा नहीं है, पर कहने का मतलब ये है कि इनके खाने से इन बीमारियों का इलाज हो जाता है या कम हो जाती है, या यूँ कहिए कि अगर हम शुरू से ही इनको खाएं तो ये नहीं होंगी। अब खाने का रूप क्या हो सकता है इसका? आप नॉर्मली हम आटा खाते हैं, गेहूं का, चावल खाते हैं, चावल को पका करके। इसको आप किसी भी रूप में, आटे के रूप में, बिस्कुट के रूप में, केक के रूप में, या जिसको भी थोड़ा सा और अच्छा लगे कि टेस्ट इसका होना चाहिए किसी तरह से, तो पेस्ट्रीज के रूप में, बहुत सी चीज़ें हैं जिनके रूप में आइटम इनके बना करके इन मिलेट्स को खाया जा सकता है, यानी कि मोटे अनाज को खाया जा सकता है। तो ये मोटे अनाज के बारे में था। फिर से मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम जानकारी देने की मैंने कोशिश की है, भाई आपको ये पता लगे कि है क्या चीज़। फिर भी किसी का कोई सवाल होगा या पूरी डिटेल में आपको जानकारी लेनी होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना। मैं एक बार फिर से ग्रीन टीवी का, सीए टायर्स का, केवीके का और सभी ऑर्गेनाइजर्स जो भी इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं, उन सब का किसान भाइयों की तरफ से, विभाग की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल अपना पूछना चाहूँगा कि मोटे अनाज में 5 फसलों के नाम बता दे कोई। मेरा नाम नील कुमार है जी, मैं उड़ीसा से। मोटे अनाज के अंदर बाजरा, मेज, रागी, ज्वार। यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसे देखा और आप सभी के पास पशु है
और यहाँ पे जो है वो पशु चिकित्सालय भी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना पशुपालन से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको आज के कार्यक्रम में दिया जाए। और हमारे साथ हैं डॉक्टर महावीर सियाग जी, वेटनरी एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट सिरसा से। सर आपको बताएंगे कि इस वक्त आपको अपने पशुओं की कैसे देखरेख करनी है। इस प्रोग्राम में आए हुए किसान भाइयों, अधिकारी व कर्मचारीगण, कृषि विभाग, अन्य लाइन डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजर, ग्रीन टीवी, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हमारे यहाँ इस कैंपस के अंदर 2 केंद्र काम कर रहे हैं। एक तो कृषि विज्ञान केंद्र है, एक पशु विज्ञान केंद्र है। पशु विज्ञान केंद्र जो है वेटनरी यूनिवर्सिटी हिसार के अंतर्गत यहाँ पर हमारे यहाँ चल रहा है। तो उसमें वहाँ का यहाँ का हम काम देखते हैं। उसमें मेरा नाम डॉक्टर महावीर सियाग है। तो उसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला तो हम पशुपालन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं। तो उसमें पशुपालन है, भेड़ बकरी पालन है, मुर्गी पालन है और सूअर पालन है। ये हमारा 7 दिवसीय प्रोग्राम होता है और ये हम एडवांस ट्रेनिंग देते हैं। एक हिसाब से आप हमारे से भी ट्रेनिंग ले सकते हो, यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं। तो पहला तो ये है। दूसरी सुविधा हमारे पास क्या है कि पशुओं के लिए खनिज मिश्रण आता है, जो हमारी यूनिवर्सिटी बनाती है हिसार, तो वो हमारे पास उपलब्ध होता है। तो वो बाज़ार से लगभग यूँ लगा लो कि 1/4 रेट में आपको मिलेगा। सरकारी रेट है उसका 350 रुपये का 5 किलो आपको यहाँ से मिल जाएगा। खनिज मिश्रण पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन हेल्थ के लिए आपको देना ही है। बहुत सारे लोग हैं खनिज मिश्रण पशुओं को नहीं खिलाते हैं, जो पशुपालक हैं, तो हमारे यहाँ से सरकारी रेट पे आप वो खरीद सकते हैं। थर्ड, हमारे यहाँ फील्ड में जैसे कि समस्याएं आती है, डायग्नोसिस नहीं हो पाता डिजीज़ का। बहुत सारे रोग हैं जिनकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी फील्ड के अंदर नहीं है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो या तो हमारे पास है और या फिर एक डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में इस तरह की डायग्नोस्टिक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो जिन पशुओं को बीमारियां हो जाती हैं, कोई रोग हो जाता है, ऐसा रोग जिसकी जांच नहीं हो सकती फील्ड के अंदर, तो हमारे यहाँ पशु का दूध या खून का सैंपल ला के जाँच करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम जांच करने के बाद उसको जो भी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन होती है वो हम उसको लिख के देते हैं। तो जो भी पशुपालक हैं या भेड़ बकरी पालन जिसके पास भी है और उसको कोई ऐसा रोग है पशुओं को जो कि समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर को, तो वो हमारे यहाँ आके जांच करवा सकते हैं। उसका हम प्रॉपर डायग्नोसिस करेंगे और उसकी रिपोर्ट देंगे आपको। तो हमारे पास लैब है, मॉडर्न लैब है, जिसमें हम ये सारी जांच करते हैं। तो उसके लिए खून और दूध का सैंपल आप हमारे पास ला सकते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ सुविधाएं हैं जिनके बारे में आपको मैंने बताया। इसके अलावा समय समय पर हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। प्रोजेक्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, तो उसमें भी किसान भाई पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए अगर कोई एडवांस जानकारी आपको चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, तो आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा दो, नाम नंबर लिखा दो, तो हम आपको उस प्रोग्राम में बुला लेंगे, उसमें इनवाइट कर लेंगे। बाकी अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है बहुत सारी स्कीम चल रही है, स्पेशली क्योंकि इतना अच्छा प्रोजेक्ट अभी तक नहीं आया था। जो पशुपालन में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है अभी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत, राष्ट्रीय पशुधन मिशन। इसमें बकरी पालन का है, इसमें 10 लाख सब्सिडी से स्टार्ट होता है, 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी है बकरी पालन अगर कोई करना चाहे। इसके अलावा मुर्गी पालन के अंदर 30 लाख की सब्सिडी है। सब्सिडी है 30 लाख की। तो बाकी प्रोजेक्ट जैसे मान लो 60 लाख का प्रोजेक्ट है, 30 लाख की सब्सिडी यानी 50% आपको सब्सिडी मिलेगी इसमें। इसी तरह सूअर पालन का है, 50 लाख का प्रोजेक्ट रहेगा, 25 लाख रुपए की सब्सिडी है उसमें। इसी तरह फीड एंड फोडर का भी प्रोजेक्ट है जिसमें साइलेज बनाना होता है। साइलेज या हे का जो प्रोजेक्ट होता है वो भी अप्लाई आप कर सकते हो। वो भी 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो 1 करोड़ का है। यानी बकरी पालन में भी 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है और अगर पशुओं से संबंधित कोई काम करना है उसमें भी 1 करोड़ का है। इसके अलावा सीमन स्टेशन किसी को बनाना हो, जैसे आजकल बहुत जोटे हैं सांड इंजन के 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ की कीमत है, उसका आप लैब सेंटर खुद बनाना चाहो और उसका इंपोर्ट भी करना चाहो विदेश से, तो उसको भी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत कवर किया गया है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे ये एक्सटेंशन कर रहे हैं, एक्सटेंशन का काम है, उसका भी प्रोजेक्ट है। ये सारे प्रोजेक्ट 50 लाख रुपए से 1 करोड़ तक रुपए के प्रोजेक्ट हैं, सब में 50% की सब्सिडी है। तो ये प्रोजेक्ट लगभग 2025 तक चलेगा
2021 के लगभग ये स्टार्ट हुआ था, 2025 के तक ये चलेगा प्रोजेक्ट। इसमें आप खुद अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसमें। और ज़्यादा अगर आपको विस्तृत जानकारी लेनी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पर आके। तो ठीक है जी, धन्यवाद जी, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। सवाल जी, खनिज मिश्रण जो होता है उसके अंदर क्या होता है, उसमें ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे कि पशु का दूध बढ़ जाता है और पशु को प्रजनन संबंधी बीमारियां नहीं होती? तो 4 या 5 ऐसे तत्व उसके अंदर बताने हैं। 4 या 5 भी कौन सी, क्या मिलाया होता है उसके अंदर, खनिज मिश्रण में क्या क्या मिला होता है? इसका उपयोग करता हूँ। इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक, आयरन, खूब सारे पोषक तत्व जो है मिलते हैं, इससे दूध में बढ़ोतरी होती है। ठीक जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये सारी जानकारी देने के लिए। एक लास्ट स्पीकर है हमारे साथ और आप लोगों के ही बीच से है, और यहाँ पे पूरे देश में एक योजना है नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड, उसके बारे में जानकारी देने के लिए ब्रिज मोहन जी है बीटीएम सिरसा से। सर आप आइए और बताइए, इसके बाद हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर लंच होगा। तो बहुत ही कम टाइम में जो है वो कार्यक्रम खत्म होने वाला है, तो आप थोड़ा शांति बना के रखिएगा। और ये आपको गौर से सुनना है, 2 सवाल पूछे जाएंगे और आखिरी इनाम है 2। आदरणीय मेरे कृषि विभाग के अधिकारीगण और सिरसा डिस्ट्रिक्ट से पहुंचे हुए किसान भाइयों, आपका किसान चौपाल में हार्दिक स्वागत है। मेरे को आदेश हुए हैं कि प्राकृतिक खेती के बारे में थोड़ा बताऊं, क्योंकि हम हर गांव में लगभग कैंप लगा चुके हैं प्राकृतिक खेती पे, तो वो हमने बताया भी है। तो कुछ 15-20 मिनट का मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं भी प्राकृतिक खेती क्या है। नंबर 1 रासायनिक खेती, नंबर 2 ऑर्गेनिक खेती और नंबर 3 प्राकृतिक खेती। जो रासायनिक खेती है वो तो जो हम पेस्टिसाइड, ये फर्टिलाइज़र, यूरिया, डीएपी, जिंक, पोटाश सब डालते हैं, ये रासायनिक खेती है। ऑर्गेनिक खेती जैसे गोबर की खाद, केंचुए की खाद और जो ये दूसरी खाद डालते हैं, ये भेड़ बकरियों की होगी, पोल्ट्री फार्म की होगी, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। और सबसे जो बढ़िया अहम जो खेती होती है वो होती है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती सिर्फ एक गाय पे डिपेंड होती है। गाय खाद की फैक्ट्री है। एक देसी गाय जो है उससे हम 8 से, जैसे डिपार्टमेंट और तो ये बताते हैं कि भी 20 एकड़ तक खेती की जा सकती है। चलो हम ये मान लें कि 8-10 एकड़ में ही हम एक गाय से, देसी गाय से, बगैर खाद, बगैर उसके दवाई के हम खेती कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसका पीछे बताता हूँ भी इसके फाउंडर कौन थे। डॉक्टर सुभाष पालेकर जी, पद्मश्री, वो इसके फाउंडर थे। सन 1972 में उन्होंने नागपुर से कृषि स्नातक की डिग्री करने के बाद वो अपने यहाँ उनके पिताजी के पास वो खेती करने लग गए। 1972 से 1985 तक उन्होंने रासायनिक खेती की। रासायनिक खेती की तो वो जब तक 85 तक तो उनकी एवरेज यील्ड बढ़ती गई। उसके बाद हमारा तो पेट भरता गया और धरती माता का खाली होता गया। फिर उन्होंने सोचा कि भी इससे तो काम नहीं चलता। फिर उन्होंने 1989 से 2005 तक ये उन्होंने स्टार्ट की ये प्राकृतिक खेती। अगर मैं सीधा ही बता दूं आप लोगों को कि यार ये जो 5 चीज़ें हैं इससे ये डाल लो और एक गाय है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हमारे दिमाग में प्राकृतिक खेती नहीं घुसेगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब प्राकृतिक उन्होंने फिर स्टार्ट किया 2005 तक किया उन्होंने। फिर हमारे वो देवव्रत, आचार्य देवव्रत राज्यपाल जो थे पहले, अब वो बागडोर उनके हाथों में है। इसके फायदे बाद में बताऊंगा, पहले जो रासायनिक खेती हम कर रहे हैं उसके नुकसान क्या है। आपको पता होगा कि अगर आज किसी आदमी को बुखार हो जाती है, 2 या 3 दिन होगी तो वो डॉक्टर पे जाएगा। वो डॉक्टर तो वही ब्लड टेस्ट सब कुछ लिख देगा, 2-3 हज़ार का बिल बना देगा, हम आराम से देके आ जाएंगे। कैंसर जैसी बीमारी ये फर्टिलाइज़र, केमिकल, इनसे ज़्यादा होती है और लाभ तो इसके बहुत ज़्यादा है। जैसे अब हम
एक देसी गाय उससे हम 8-10 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। अब जैसे कहते हैं भी देसी गाय क्यों, गाय तो जैसे गौशाला में या किसी ने अमेरिकन ले रखी है, किसी ने कुछ ले रखी है। देसी गाय का गोबर जो होता है उसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। अब ये भी दिमाग में आए कि 300 करोड़ तू के गिन गया था के। अब जैसे ब्लड टेस्ट करने जाते हैं, बुखार होगी, बोलो किसी को डेंगू हो गया तो बोलो डॉक्टर कह देगा 1 बूंद देंगे, बोलो इसके तो 2.5 लाख है, प्लेटलेट्स पूरे हैं, तो उसने भी तो गिने ही है वो स्लाइड में। तो इसी तरह वो जो है उनकी स्लाइड है उसमें वो काउंट करते हैं इतनी दूर में, तो वो 300 करोड़ है। और जो अमेरिकन गाय दूसरी गाय है उसमें 90 लाख है। तो इसका तो बहुत फ़र्क हो गया। देसी गाय में जैसे हरियाणा नस्ल है, साहिवाल है, कांकरेज है, तो ये गाय हम इसका वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये है कि भी इसमें ये गाय तो ले ली हमने, इसका वो जो क्या तैयार करें, उसकी कैसे खाद तैयार करें, उसका नाम है जीवामृत। जीवामृत तैयार करने के लिए वैसे इनमें काफ़ी जमींदारों को हमारे को पता है भी कैसे तैयार करते हैं। फर्टिलाइज़र जो जीवामृत की खाद के लिए एक तो 200 लीटर का ड्रम चाहिएगा और एक चाहिए देसी गाय। बस वो अपन ना तो चाइना से इंपोर्ट करना पड़ेगा टेक्निकल, ना कुछ और, अपनी गाय और अपनी फैक्ट्री। तो उस जीवामृत में तैयार करने के लिए एक ड्रम 200 लीटर का प्लास्टिक का, उसमें हमने 180 लीटर पानी डाल लेना है। 180 लीटर पानी, 10 किलो गोबर और 10 लीटर गौमूत्र। अब कईयों दिमाग में ये भी बात आई, बोले गौमूत्र कट्ठो किया कर के मैं के बाल्टी लेके ले फिर आके, ये भी दिमाग में बात आवा है। उसके लिए जैसे जहाँ अपने गाय बांध रखी है, खूंटा है, थोड़ी सी साइड में पक्की करके एक साइड नीचे कर दो, बीच में खाड़े बना के वो ड्रम या कोई 10-20 लीटर का नीचे दबा दो। उसमें अगर कोई रेता आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गोबर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें गया जब इकट्ठा हो गया अपन डाल सकते हैं। 180 लीटर पानी, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो बेसन जो मिसा आटा बोले अगर आप, और 500 ग्राम मिट्टी लेनी है जो या तो बड़क के पेड़ के नीचे की हो या पीपल के नीचे की हो। अगर वो नहीं मिलता है तो कम से कम उस बीजे हुए खेत में नहीं लेनी, कोई डोड़ी से या मेड से लेनी है हमें। उसको लेके सारा को अच्छी तरह उनको मिलाना है अपन, मिला के और उसको ऊपर वो जो बोरी होती है ना जूट वाली, खांड वाली बोरी, वो बोरी ढक देना है और 5-6 दिन तक सुबह शाम उसको घुमाना है। वो आपका जीवामृत तैयार हो गया। सर्दियों में हम उसको 15 दिन तक यूज कर सकते हैं और गर्मियों में सिर्फ 7 दिन तक। जब बेसन और गुड़ मिलाएंगे ना उसमें, वो जो 1 ग्राम में मैंने 300 करोड़ बताया था ना, गुड़ और बेसन मिलाने से 7400 करोड़ आ जाएंगे उसमें। हर एक आदमी, हर एक फार्मर 1-1, 2-2 एकड़ के अंदर अपनी प्राकृतिक खेती, जीवामृत देसी गाय ले आओ, ले आकर उसकी प्राकृतिक खेती अपनाओ, शरीर को स्वस्थ रखो, बच्चों का शरीर स्वस्थ रखो। बाकी बताने को तो शाम तक मैं खड़े रहूँगा तो आप तो थकते को नहीं। जय हिंद, नमस्कार। जीवामृत में कितनी, यानी 1, 2, 3, 4 कितने वो आइटम कितने डलते हैं? मेरा नाम रामेश्वर गाँव में है। मैंने पहले 1 एकड़ के अंदर जीवाणु जैविक खेती करता था और इस बार मैं जनवरी में गुरुकुल में ट्रेनिंग में गया प्राकृतिक खेती के बारे में, और मैंने उससे स्टार्ट करी है। उसके बाद तो इसमें देसी गाय का 10 किलो गोबर और 10 किलो गौमूत्र, 1 या 1.5 किलो बेसन और 1 या 1.5 किलो 2 किलो गुड़ और आधा किलो बढ़ के नीचे की मिट्टी लो, जहाँ कभी कोई फसल ना बोई हो ना खाद पड़ी। अभी कुछ प्रगतिशील किसानों को हम लोग जो है वो सर्टिफिकेट देंगे। मैं नाम लेती हूँ, थोड़ा प्रोग्राम जल्दी करने के लिए मैं जल्दी नाम लूंगी, लेकिन आप स्टेज पे एक-एक करके आइएगा। अर्पण सिंह जी, विजय पाल जी, राजा राम जी, बनवारी लाल जी,
राजा राम जी बेगू केलिया से, बनवारी लाल जी, मुकेश कुमार जी शेरपुरा, रामेश्वर जी, छोटू राम जी बालासर से, जगदीश चंद्र जी। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पे जितने भी हमारे मौजूद किसान भाई हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया और आपने हमें सुना। इसी के साथ मैं जितने भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े, मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 1800-102-10-22। सीएट लिमिटेड का टोल फ्री नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 1822-12-13। और ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 9953218363। तो फिलहाल के लिए आज के इस किसान चौपाल में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।